नहीं, अब जैसे आप बच्चे थे तो अब आपको खेलने कूदने की आज़ादी चाहिए थी, जवानी में आपको माँ बाप से आज़ादी चाहिए होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियों से आज़ादी चाहिए होती है कि भाई कुछ ना कुछ काम कर लें। तो आई थिंक आज़ादी के पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है विदेश। हाँ, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कर दी है इकबाल भाई। और लेकिन जो लोग पैदा आज़ाद हुए हैं, मरना आज़ाद चाहते हैं, आपने उनके बीच में कोई रुकावट नहीं आती। अच्छा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ मसनूई आज़ादी को हमें सेलिब्रेट करने दें यार, जैसी तैसी भी है। वरना तैमूर भाई ने वापस बेगम के पास जाना, आप क्यों बुलाना चाह रहे हैं? वो आज़ाद बैठे हैं यहाँ पे यार, अभी ऐसे दुनिया में कोई आज़ादी नहीं है। ओ भाई, नहीं, इंसान सोचता है इंसान तो मरने के बाद आज़ाद होगा। मरने के There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट चॉक। मेरा नाम इब्राहिम है और आज का होस्ट तो खैर हम नहीं करते हैं सच। मैं सीज़न 4 के साथ आप लोग के पास हम लोग आए और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि काफ़ी अरसा गुजर गया है सीज़न 3 और सीज़न 4 के दरमियान, काफ़ी लंबी ब्रेक हमने ले ली है। और मेरे ख़्याल में इस पूरे दौरान हमारी इंगेजमेंट जो है वो ऑडियंस के साथ भी रही है। बहुत ज़्यादा लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे, लेकिन इंगेजमेंट हमारी जो इंडियन साइड है वहाँ से काफ़ी रही है। काफ़ी गालियाँ पड़ती रही हैं हमें मुसलसल। जो हमारा 23 मार्च का जो एपिसोड था, हर कुछ अरसे बाद हमें कोई वहाँ के जो हैं कुछ ख़ास उनसर, उन्होंने आके हमें जो है वो काफ़ी कुछ सुनाई है, और जिसमें हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। यानी कोई ना कोई तो हमें एक्नॉलेज कर रहा है, यानी हम कुछ कर रहे हैं तो वी गेटिंग सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, आपको पॉडकास्ट की वजह से पढ़ रही नहीं, मुझे तो वैसे ही अच्छा, चलते फिरते वैसे ही पढ़ती रहती हैं। वैसे ही चलें तो आप ज़्यादा हमारे मेरे ख्याल में वो होंगे, इज़्ज़त वाले होंगे आप। तो बहरहाल अब सिचुएशन कुछ यूँ है कि हमारे साथ कुछ एक नए स्पीकर जिन्होंने ज्वाइन किया है। हमने कहा सीज़न 4 को विद अ बैंग हम ओपन करें और आपको एक बड़े ज़बरदस्त स्पीकर के साथ, होपफुली जो ज़बरदस्त होंगे, हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हैं। और जिन्होंने बड़ी क्या कहते हैं एक वक्त में बड़ी शिकायत भी की कि यार आप पॉडकास्ट में मुझे आपने नहीं बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने उनकी इसरार पे, जारी बात है, जो भी सुनता है वो आने की कोशिश करता है। हम इसको टिकट देके कोरिया से मंगवाया। सही बात है। हमारे साथ तैमूर भाई मौजूद हैं। तैमूर भाई, मैं ख़ास तौर पर कोरिया से आया हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, और मैंने एक्चुअली हमारे ताहा इब्राहिम भाई को मैंने धमकी दी थी। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं अपनी पॉडकास्ट खोलने लगा हूँ, और डर कर, इनके हाथ कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी, डर कर इन्होंने कहा कि आ जाओ एक और ना खोलो, क्योंकि उन्हें पता है मेरी यानी जो डिमांड है मार्केट में, या वियतनाम हो, कोरिया हो, जो डिमांड है मेरी। यार आपने हमें हल्का ले लिया। हमारी क्या कहते हैं, अगर आप सिर्फ लिसनिंग हिस्ट्री देख लें, हमें किस चीज़ का डर होगा? वी हैव नथिंग टू लूज। हमें वैसे ही कोई इतना लोग नहीं सुनते, बट यू हैव समथिंग टू गेन। और मैं आया हूँ, और ये नहीं, हमें उम्मीद है क्या हम इसे अगले हफ्ते नंबर्स हल्के लोगों को नहीं लेकर आते। कितने बड़े, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि आप लोगों ने के पास मेरे जैसा बंदा इधर है। और मेरा ताल्लुक जो है ना पाकिस्तान के अजीम तरीन शहर से है, साहिवाल। अच्छा, मुझे लगा कराची के, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के अजीम तरीन शहर से। अच्छा, क्या हिस्ट्री देना थोड़ी सी साहिवाल की? साहिवाल जो है वो 3-4 चीज़ों के लिए मशहूर है। एक आप हो गए, एक मैं हो गया। नंबर 2 जेल, हमारा भुट्टो भी जेल में रहा है, बड़े बड़े लोग जेल में रहे हैं। नंबर 3 गाय, हमारी जैसी गाय पूरे इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। गाय, लिटिल गाय जो आप कह रहे हैं, बेस्ट दूध है जो है वो इधर साहिवाल से मिलता है। अच्छा, आप दूध की बात, हम तो उसके निहारी सोचने लगे थे। निहारी नहीं बनती साहिवाल में नहीं बनती। हम निहारी कराची आना पड़ेगा, दूध का सर्व करते हैं। और 4 हमारे रेलवे स्टेशन जो है वो बस एक रेलवे स्टेशन है, शायद बहुत लंबा, पाकिस्तान का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है समहाउ। तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा शहर होने के लिए ये 4 चीजें होना जरूरी हैं? गाय तो मस्ट है, गाय नहीं है, गाय, रेलवे स्टेशन, और ये 3 चीजें जो है, ये तो शहर की हम तो बेवकूफ से हमने बिल्डिंग्स बना ली, हमने रोड्स बना ली, गाय अरेंज करनी थी हमें बेसिकली।
चले यार, कोई नहीं यार, आपकी हम गाय वाला शहर साहिवाल। मैं जब साहिवाल सुनता रहा तो मुझे कौन सा वो सज्जाद अली का एक वो बचपन में पता नहीं 90s वाला कोई एक गाना था, वो माहीवाल, जिसमें मुझे वो जहन में आता है, कोई उसने बोला था। अच्छा, तो मुझे तो आज पता चला साहिवाल शहर है। अच्छा, मुझे नहीं पहले पता क्या लग रहा मुझे था? नहीं पता था। सूबा लग रहा था। साहिवाल जो है ना, ये मुझे भी आज ही पता चला कि ये एक शहर भी है यार अभी नया गेस्ट आया, तुम लोग क्यों मजाक उड़ा रहे नहीं हो यार? नहीं, क्यों तौहीन ये कर रहे हो यार? मेरी अहमकाना हरकत है, जिसे कहेंगे मेरी गैर शऊरी चीज है कि मुझे नहीं पता ये चीजें। असल में साहिवाल बहुत देर तक मॉन्टगोमरी रहा। अंग्रेज इस इलाके को काफी देर तक फतह नहीं कर पाए, सही। और ये काफी एक लेट डिस्ट्रिक्ट था जो अंग्रेज ने फतह किया, और फतह कर कर उन्होंने अपना नाम इसके ऊपर उन्होंने गाड़ा कि ये देखें हमारी कामयाबी देखें। साहिवाल जनरल मॉन्टगोमरी के नाम पर ये मॉन्टगोमरी बन गया, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद दोबारा साहिवाल पर रिटर्न किया इसने। एक अच्छी तो चीज। शायद इसलिए आप इसे ना जानते हो, आप मॉन्टगोमरी के तौर पर एग्जैक्टली यही वजह है। हम गुमरी, ये एग्जैक्ट यही वजह है। गुमरी और गुमराह हम किसी को भी नहीं जानते ऐसे किसी नाम से। लेकिन चले, आपने बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन दे अंग्रेजों दिया। को लात मार के निकाला आपने। ये वैसे जो लोग बड़ी जगहों से जिनका ताल्लुक होता है ना, वो जब उनसे अपना तारुफ कराने को बोलो ना, तो वो अपनी जगह का तारुफ कराते हैं। हाँ, हमें तो आपका तारुफ चाहिए था यार, कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं हमारी इतनी अच्छी पॉडकास्ट में आके। ठीक है कि वो अलग बात है कि आपने खुद इस पर बड़ी दरख्वास्त की थी आने के लिए, और हमने आपकी दरख्वास्त कबूल की, लेकिन आप प्लीज़ बोलें। अच्छा, मेरे नाक podcast में काफी दर्द हो रही है। मेरी जो लकीरें हैं जो आपने मुझे कटवाई है ना मुझसे तो मैं जो है, सही हो जाएगा। मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है ये। मेरी जिंदगी में इससे कभी ज्यादा खुश दिन नहीं आया। मैं जिस दिन बाप बना, जिस दिन मेरी शादी हुई, कभी मुझे ऐसी खुशी मैंने नहीं देखी जो आज मैंने देखी है। अब आप रुलाएंगे हमारे नहीं, सही में अब जो और लोग बोलेंगे, इब्राहिम भाई आपने मेरे को जो एहसान किया, मैं सारी जिंदगी मैं भूल नहीं सकता। माशाल्लाह, मेरी नस्लें जो है वो काम करेंगी, वो आपके लिए, और पैसे देते रहेंगे आपको, ताकि थोड़ा यानी एहसान जो है थोड़ा वो उधर उस साइड पे भी वो भी है। वो थोड़े से हम्बल गाय हैं, मैं बिल्कुल भी हम्बल गाय नहीं हूँ, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा सारे जितनी भी पेमेंट वगैरह सब कुछ। आप तो ऐसी ये थर्ड व्हील है इधर। भाई नहीं, मेरे ख्याल में यार आपको आप आते ही साथ हमारे बाकी स्पीकर्स की बदतमीजी करना शुरू कर दिया आपने यार। वो अगली दफा नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ढीठ हूँ, मैं आऊंगा। नहीं, मैं ये मजाक है, हम मजाक कर पता है, वो मजाक समझते हैं, इसलिए मैं उनके साथ मजाक कर रहा शहर हूँ। के बारे में इतना बनाया, अब तो मुझे उनकी गाय खाने ही का मन कर रहा है। वो गाय नहीं, खिलाने के लिए खिलाते थोड़ी, कब है हम? वो दूध से हम कह रहे दूध हो, निकालते हैं और बनाते हैं। खीर बनाते हैं। दूध कौन पिएगा भाई? नहीं, दूध, अब दूध ही तो इतने बड़े कैसे हुए हैं दूध पिए बगैर? अरे नहीं, हम तो निहारी खा के बड़े हुए हैं ना, तो कोरमे पाकिस्तानी वाले निहारी। हम लोग खाते हैं। मैं इससे पहले के बात मजीद आगे बढ़े, मैं थोड़ा और बाकी स्पीकर्स का करवा लूँ ताकि आपको कॉन्वर्जेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ आना शुरू हो जाए। अभी ये जो दूध और निहारी वाली बात चल रही थी, मेरे बाएं जानिब बैठे हैं, अगर आप लोग को याद हो हमारी एपिसोड जो 23 मार्च की हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से एक कॉन्वर्जेशन हुई थी। तो हमारे इंडियन जो क्या कहते हैं साइड से जो भाई आए थे, उसमें इकबाल भाई आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इकबाल भाई, आपको हमने दोबारा मदऊ किया, आपकी उस ये हमारी खुशनसीबी है कि आपने हमें याद किया। ये देखें यार, ये देखें तैमूर भाई, दिस इज समथिंग कल्चर का फर्क। एक पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी वाले हैं, साहिवाल वाले वो आते ही साथ चौड़े हो रहे हैं, दूसरे माशाल्लाह देखें हमने उनको हम्बल दूसरी दफा बुलाया हमने, और उसमें देखें घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, सही। तो इकबाल भाई, आपकी उस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो 23 मार्च में रही, उसकी वजह से हमें आज तक सुनने को मिलती है, और आपको कैसा महसूस होता है जब हमें सुनने को मिल रही होती है, और वो बीजेपी वाले जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और वो आरएसएस वाले, और वो दरअसल आपने सारे कमेंट्स नहीं पढ़े। अच्छा, कुछ हमें भी सुनने को उसमें मिला है। चले यार साहब, आपके अल्फाज क्या हैं, आप किस तरफ नजर आ रहे हैं? तो खैर चले, कुछ अच्छा ही सही बोला होगा जिसमें सुनने को मिलता है। हम तो ये ज़ूम करते हैं कि कभी कभी इंसान, चले, मेरे लिए तो ये खुश नसीबी है कि किसी ने कुछ तो सुना हमें, कहीं तो सुना। सही है, सही बात। घर में तो सुनते नहीं है, घर में तो सुनते नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आप इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर अब्बू अम्मी को कुछ कहना हो, अब यानी क्या ही बताएं कि अब ये तैमूर ऐसी ही आइडियाज लेकर आएगा, वो इसी ऐसे प्लेटफॉर्म में है कि बेगम को कुछ सुनाना हो तो एपिसोड ये वाली सुन लेना, बेगम ये एपिसोड जरा सुनो। औरतों के बारे में डिस्कशन किया हमने, सुनी औरतों के बारे में थोड़ी डिस्कशन की है, तो जो है मुफीद होगी। बिल्कुल। तो ये सीन है। फिर हमारे वन एंड ओनली, हमेशा की तरह हमारे
चमकता हुआ जो सितारा मिस्टर साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? बहुत मैंने आप सबको याद किया, मतलब ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो काफ़ी देर से हम लोग दूर रहे हैं, अच्छा लगा कि फाइनली हमने सीज़न स्टार्ट कर लिया। फाइनली सीजन 4 स्टार्ट हो चुका है एंड इंशाल्लाह होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी अनदर ग्रेट सीजन। इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसके अंदर हम आपके सामने अच्छा कंटेंट, फ्रेश डिस्कशंस लेकर आएँ और हमारे स्पीकर्स जो हैं वो भी आपको एंटरटेन करें और आपको इन्फॉर्म करें आपको इंशाल्लाह। तो बिफोर वी मूव ऑन, ये बातें तो चलती रहेंगी, हंसी मजाक की ऑब्वियसली। सीज़न 3 के अंदर हमने काफ़ी ढेर सारे इश्यूज डिस्कस किए थे, काफ़ी नए हमने बैरियर्स क्रॉस किए थे, तोड़े थे। सीज़न 4 और सीज़न 3 के दरमियान एक बड़ा हिस्सा गुजरा है, इसमें काफ़ी ख़बरें गुजरी हैं मेरे ख़्याल में, और हमें बीच बीच में से कुछ लिसनर्स ने हमें ईमेल्स भी की एंड वी रियली एक्नॉलेज दैट, और कमेंट्स भी आए कि आप ये वाला पॉइंट न्यूज़ डिस्कस करें या ये वाला टॉपिक डिस्कस करें। ऑब्वियसली उसको काफ़ी टाइम हो गया कुछ न्यूज़ आइटम्स से गुजरे हुए, लेकिन हम उसको भूले नहीं हैं और आने वाली एपिसोड्स के अंदर जब कोई रेलिवेंट ऐसी चीज़ आएगी तो हम उसको हिट बैक करते रहेंगे। वी विल ट्राई टू कवर दोज इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि गुजरे हैं, और हम करते भी रहे हैं पहले। और मोर और लेस ये कि हमारी न्यूज़ का जो पैटर्न रहा है, अगर आप उसको गौर करें तो हर दिनों बाद वही सेम इश्यू किसी नई शक्ल में आता है। इश्यू वही होता है, उसका बेसिस वही रहता है। ख़ासकर अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारे यहाँ जो औरतों के ऊपर जुल्म के हवाले से एक ख़ास वो रहा है, एक मौजू रहा है। तो कुछ रेप केसेस ऐसे आए बड़े घिनौने किस्म के, कुछ अब्यूज़ के केसेस आए जिसको नूर केस हैं, नूर केस जो इतना नूर केस भी था बहुत ज़्यादा अभी हॉट, अभी भी एक तरीके से चल ही रहा है, और उससे पहले और भी 2-3 केसेस इस तरह के आए। तो विच वी हैव यानी कवर्ड मोर और लेस, उसके बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हम पिछले सीजन में मुख्तलिफ और केसेस में डिस्कस कर चुके हैं। एनी हाउ, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि कोविड अभी भी मौजूद है। एक्चुअली इट्स बैक इन द मार्केट। कोविड सीजन 3 चल रहा है। कोई तो अभी iPhone तक के मॉडल्स हो गए कि आ रहे हैं अपडेटेड, वो जाहिर बात है यार, डेल्टा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा होगा, गामा हो गया, कौन कौन से आ गए हैं अब। सही बात है। तो आज की एपिसोड तो खासकर हमने 14 अगस्त के हवाले से रखी है क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मैं एक वो पोस्ट देख रहा था, उसमें कह रहा था इतने सिम्टम्स आ चुके हैं कोविड के, मतलब कि कोई भी बीमारी अब हो रही है तो वो कोविड है। 50 से ज़्यादा सिम्टम्स हो चुके हैं कोविड के। तो अब जो भी आपने अच्छा, किया नया है, सुना है आपने? अब वो कोविड छूने है। से नहीं फैल रही है ये बीमारी अब। फिर पहले कैसे फैल रही थी? पहले जो थी, अब कह रहे हैं छूने से नहीं फैल रही नहीं, है। छूने से तो पहले भी नहीं फैल रही थी। वो मेरे ख्याल में एरोसोल्स जो आप जब ब्रीथ करते हैं, आउट करते हैं, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही आपके रेस्पिरेटरी तो हाथ सिस्टम में मिला जाती सकते है। हैं वैसा कुछ। मैं तो कोशिश ये करते हैं कि हाथ मिला के जब हम नाक पे लगाएंगे ना तो फैलेगा, यानी दैट्स हाउ। मैं तो कहता एक कमरे में लोग मौजूद हैं, एक को कोरोना, सबको हो चुका है, मतलब कोई अब वो हाथ मिलाए नहीं मिलाए फर्क नहीं पड़ता। सीजनल फ्लू कंप्लीटली खत्म हो गया है। अब कोविड, सिर्फ कोविड नजर आता है। समर कोविड, अमेरिका विंटर में कोविड, 6 लाख जो नहीं, अगर केसेस, आपने- 8 लाख केसेस होते थे, अब वो होते ही नहीं है, मैजिकली गॉन। तो होता ये है कि आपके हर साल फ्लू के कई वेरिएंट्स आते हैं, कई 100 वेरिएंट्स आते हैं फ्लू के। अब इसी तरह से कोविड भी एक इसी की किस्म है समहाउ, और कोविड के वेरिएंट आते रहेंगे क़यामत तक, और हर वेरिएंट पर हम उछलते रहेंगे। फ्लू के वेरिएंट पर हम कभी उछले नहीं, अगर लेकिन आपने कोविड 2 के वेरिएंट वैक्सीन पर लगाई है ना, 2 वैक्सीन लगाई है तो आप किसी के मुंह पे छींक सकते हैं, खा सकते अच्छा, हैं। सही बात है। ये अगर दूसरा इजाजत दे। ऐसी चीज को इंडोर्स नहीं करते हैं भाई। नहीं, कुछ लोगों को Podcast पसंद के होता है मुंह platform पे से आप ना छिकवाना। छींकें किसी के मुंह पे, चाहे कोविड हो या ना हो। This was in humor. हाँ, आई अंडरस्टैंड। नहीं, good लेकिन humor हमारे होता कुछ लोग जो है ना वो मौका की तलाश में होते हैं जी। तो लेकिन किसी जगह पर कल्चर का हिस्सा हो सकता है छींकना, वो मतलब अदब का छींकना। हिस्सा हो सकता है कि यार आप छीकेंगे लोगों साहिवाल के वालों ऊपर। की मुसलसल क्यों गंदा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं यार। अब यहाँ पे बैठ के उनको इजाजत साहिवाल वाले लोग नहीं बहुत की। अच्छे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, और हम उनकी तरफ से माजरत खाएं कि अगर कोई ऐसी बात आपकी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आ रही है, शहरी की तरफ से, तो हम उसको नहीं मानते। ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि इंशाल्लाह आज के एपिसोड जो है वो 14 अगस्त के पर्सपेक्टिव पे थोड़ी हमने कोशिश की है रखने की, बीइंग एन इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। और ये वो दिन था जब बर सग़ीर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम भी हुआ था। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोविड वगैरह की डिस्कशंस तो रहेंगी, बल्कि जब हमारी 23 मार्च की डिस्कशन हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही हमने देखा था कि इंडिया के अंदर बड़ा सर्ज आया था
कोविड का, बड़ा ही खतरनाक किस्म का, और पूरी दुनिया हिल गई थी। वो जो इमेजेस और वो जो खबरें, वो अप्रैल मई का जो अप्रैल मई वाला फेस्टिवल जो हुआ था, लॉकडाउन, वो कौन सा फेस्टिवल हुआ था? हाँ वो बड़ा फेस्टिवल गंगा हुआ था, स्नान, गंगा वाला। हाँ उसके बाद ये अचानक वो सुपर स्प्रेडर के तौर पे इवेंट था वो, और देन वी वर ऑल यानी शुक आफ्टर दैट कि क्या हुआ क्या है। और उसके बाद अब देखें तो खैर काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। आई थिंक जो मेन रीज़न है कोविड का, जो अब हम लोग देख रहे हैं, कम हो गया है। आई थिंक कम नहीं हुआ है, इट्स जस्ट दैट वी हैव स्टॉप्ड एक्नॉलेजिंग इट। बोर हो गए, न्यूज़ चाहिए। जैसे आप अभी यूएस की बात कर रहे थे, केसेस बहुत हैं फिर कम हो गए। आई थिंक वी हैव स्टॉप्ड एक्नॉलेजिंग इट। सही। एक होता है ना, पहले बीमारी का एक्नॉलेज तो करें कि ये है, पहले था, अब कह रहे नहीं है ही नहीं, तो अब आप उसका क्या। इकबाल भाई, आप इंडिया से कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? हम दोबारा अगर हमारे ऑडियंस को। नॉर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द लखनऊ दिल्ली साइड। अच्छा, आप यूपी के हैं? जी बिल्कुल, यूपी के माशाल्लाह से। अच्छा ठीक है। तो असल में आई थिंक 14 अगस्त के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रहेगा कि फ्रॉम एन इंडियन साइड क्या वो देखते हैं इसको, इस तकसीम को, इंडिपेंडेंस को, पाकिस्तान को अपने हिसाब से बताएंगे। इवन इंडिया भी 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाता है, तो वो अपना भी कुछ पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक द राइट गुड प्लेस टू स्टार्ट वुड बी कि हम थोड़ा सा जो है ना रेट्रोस्पेक्टिव जाए, ज़रा पीछे, क्या कहते हैं, रिकैप करें। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ इससे पहले, किससे? बिल्कुल, आपकी रेट्रोस्पेक्शन से पहले मैं पूछ लूँ, जी सवाल करें आप। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे क्या है? कौन सा दिन है? 14 तारीख। 9/11। आप मुझे पता है वो पुरानी कंट्रोवर्सी छेड़ने के चक्कर में, जिसमें लोग बोलते हैं कि 14 था या 15 था, हम ऑफिशियल नैरेटिव के साथ जा रहे हैं 14 ही था। एक साल तक हमने 15 क्यों मनाया? मुझे नहीं पता, जो भी था कंफ्यूजन थी ना जुलाई, उस वक्त ट्विटर नहीं था, किसी को पता नहीं था। जुलाई 1948 तक। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसमें लिखा था कि 15 अगस्त दिन है जिसमें डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और फिर इंडिया दो अलग मुल्क बन जाएंगे। और हम एक साल तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह अनटिल जुलाई, और उसके बाद से हमने फिर अगस्त में, जो अगस्त 1948 में पहली दफ़ा हमने इसे 14 अगस्त को कर लिया। और इट्स सेड, लेकिन इसके बारे में ऑब्वियसली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लियाकत अली ख़ान कैबिनेट ने एक्चुअली कुछ मिनिस्टर्स ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि हम इंडिया से डिस्टिंक्ट होना चाहते हैं, और ये भी पॉइंट कहा था कि 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने हल्फ ले लिया था गवर्नर जनरल का, तो दैट मेक्स, और फिर अनाउंसमेंट हो गई थी, तो इन अ सेंस हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एज द इंडिपेंडेंस डे। लेकिन फैक्चुअली हमें इंडिपेंडेंस किससे मिली? ब्रिटिश से मिली। और ब्रिटिश ने अपनी इंडिपेंडेंस एक्ट में कहा 15 अगस्त में इफेक्टिव होगा। मैंने ये सुना था, पता नहीं मेरी खबर भी गलत हो सकती है, कोई वेरीफाई कर सकता है, कि ये कहा था, तो उसमें भी शायद कायद आज़म ने कहा था, किसने कहा था कि नहीं हमें एक दिन पहले चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट यू, कि पहले यू माइट डू समथिंग, एंड मौके पे भी देयर वाज नो गारंटी कि कुछ मिलेगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं पहले आप ये अनाउंस करें, पाकिस्तान की अनाउंस करें, और फिर उसके बाद आप इंडिया, समथिंग आई माइट बी रॉन्ग, मुझे ऐसी। लेकिन अगर हम और पीछे जाएंगे, आज़ादी है क्या? आज़ादी हम उस वक्त आज़ाद हुए जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, या आज़ाद हम उस वक्त जब हमने तहरीक चलाई 23 मार्च 1940 को? नहीं, ये आज़ादी की तहरीक तो बहुत पहले से चल रही है। एक तरीके से आप और पीछे चलते हैं 1857, बिल्कुल 1857 से आप कह लें। अब हम कहते हैं ऑब्वियसली उसे 1857 से ही हम शुरू करते हैं। ये एक वेव है जो अपने क्लाइमेक्स पर एक वक्त पहुंचती है। सुल्तान थे जिन्होंने आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं, वो तो उस वक्त तो आज़ाद ही थे, उनके हारने के बाद तो गुलाम बने हम। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अभी तक चली रही है। साथ भाई उसका क्या कहेंगे? हाँ, वेरी मेटा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, क्योंकि फिर आज़ादी। हम अभी ऑफिशियल नैरेटिव पे चल रहे हैं कि हम हमें लगता है जब जहनी तौर पर इंसान आज़ाद अपने आप को फील करे ना, इकबाल भाई, तो वो तो नहीं फील कर रहे अभी भी हम शायद। मैं तो खुद आज़ाद हुआ, मरना फील कर चाहूँगा। जहनी तौर पर आप ताउम्र फील नहीं कर सकते आज़ादी। हाँ, तो कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में द राइट प्लेस में वही बात। आपका सवाल हो गया भाई? हाँ, सवाल हो गया। नहीं, बर्लिन वॉल भी डिस्कस करते हैं। बर्लिन वॉल कैसे गिरी, पेपर में क्या मसला है? अब जैसे आप बच्चे थे तो अब आपको खेलने कूदने की आज़ादी चाहिए थी। जवानी में आपको माँ बाप से आज़ादी चाहिए होती है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो जिम्मेदारियों से आज़ादी चाहिए होती है कि भाई कुछ ना कुछ काम कर लें। तो आई थिंक
आज़ादी के पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है विदेश। हाँ, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा गहरी बात कर दी है इकबाल भाई। और लेकिन जो लोग पैदा आज़ाद हुए हैं, हम अच्छी मरना बातें आज़ाद करने आए चाहते थे, हैं, आपने उनके हमें बीच में कोई रुकावट नहीं आती। अच्छा, जो खाली भी याद आए थे खाली हाथ जाए। मसनूई आज़ादी को हमें सेलिब्रेट करने दें यार, जैसी तैसी भी है। वरना तैमूर भाई ने वापस बेगम के पास जाना, आप क्यों बुलाना चाह रहे हैं? वो आज़ाद बैठे हैं यहाँ पे यार, अभी ऐसे नहीं दुनिया बैठे में हुए। कोई आज़ादी नहीं है। अच्छा, ओ भाई, नहीं, इंसान सोचता है इंसान तो मरने के बाद आज़ाद नहीं, होगा। मरने वो के इमरान बाद खान साहब ने कहा था ना आज़ाद होता कि सुकून चैन आएगा कब्र में उतरने के बाद, वहाँ कोई चैन मैं तो नहीं कह रहा हूँ वो है। बंदा सबके तौहीद पक्के कह रहा है, गुड फॉर हिम। और ख़ास तौर पर हम नौकर जो तबका है, हम नौकरियां सब करते हैं यहाँ, तो नौकर तबका सवाए ये हमारे एक जो डायरेक्टर साहब हैं जो कैमरा के पीछे या माइक के पीछे हैं, वो बिजनेसमैन एक बड़े टाइकून हैं। नहीं, और भी लेकिन टाइकून हैं जो हमारे नौकर तबका है ना, तो हम तो नौकरी करते हैं, हम तो नौकर हैं, यानी हम तो यानी बाय डेफिनेशन हम देखिए, गुलाम हैं। छोटी आज़ादियाँ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। फिल वक्त आप अपनी वाइफ से अभी यहाँ आज़ाद होके यहाँ बैठे हो, वो आज़ादी आप मना लीजिए। 1 घंटे 2 घंटे की है, शायद मना लें। तैमूर भाई, आप अभी फिलहाल सिर्फ अपने वाइफ को ना सोचें, आप सोचें इससे कि गाय थी। आज़ादी जो होती है वो परमानेंट होती है, ऐसे छूट कहते हैं। ये थोड़ा सा जैसे रियायत है ये। अभी आप थोड़े देर के लिए ये पेरोल ये पर जमानत पे मैं निकल कहूँगा रहे हैं जेल से। अगर आप दिमागी तौर पे आज़ाद हैं और आपके हाथ में हथकड़ियाँ भी हैं, तब भी आप आज़ाद ही हैं। पाकिस्तान में जेल पर जो है ना, ईद वगैरह के मौके पर एक दिन छोड़ देते हैं बाहर, और तो पकड़ना वो भूल जाते फिर हैं। वापस अंदर कर देते हैं, तो वो एक दिन के लिए बल्कि चंद घंटों के लिए। अच्छा, तो बहरहाल वो जो भी है, अभी फिलहाल हम जो 14 अगस्त वाली की बात कर रहे हैं। हाँ, हम और किसी आज़ादी को फॉर द टाइम भी हम पीछे रख देते हैं। वो इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो आपने स्पेशली कहा कि जैसे एक आजकल इंडिपेंडेंस बनाई जा रही है, वो जो डिवोर्स जब ले लेती हैं ख़वातीन, तो वो एक पार्टी रखती हैं कि हम उसमें भी आज़ाद हुए किसी मैरिज, अब्यूजिव मैरिज से। वो भी बड़ा हालांकि आज़ाद दूसरा बंदा हुआ है, वो बात नहीं पता, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ओ भाई हमारे भाई जो अच्छा, है। इस आदि वक्त आपकी मैं एक और बात बता दूं। आपने इस वक्त ना मेल शोविनिज्म वाली बात अभी की, अभी feminist सारी अभी जाग जाएंगी। हमें 2 जगहों से बड़ी सुनने को मैं मिलती है। feminist एक तो वो बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट और ये, और एक हमारी ये फेमिनिस्ट क्लेमेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं ऐसी feminist हूं बातें तो कर मैं रहे कुछ भी हैं। बोल सकता हूँ। मैं अगर जैसे आप होते ना, आप बोले मैं मुसलमान हूँ और आप कुछ भी बोलते हैं इस्लाम के बारे में, तो कहते नहीं मैं तो मुसलमान हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, तो मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो मैं कुछ भी कह सकता तो ये हूँ। आपको आज़ादी है बोलने हाँ, की। मुझे आज़ादी है। साथ भाई, आदि आपकी जो जायदाद है वो मिल जाती है उसको, जो सेलिब्रेट करिए प्रीनप आपकी आप अहलिया जो है को, क्यों प्रीनप आप साइन कराएं, celebrate आप करेंगे? अकलमंदी से काम करें। अगर किसी ने सुना होगा, वो अमेज़न की जो उसको सिएटल मिल गया, उसको सिएटल मिल गया, और क्या चाहिए। तो बिल गेट्स की वाइफ भी आजकल शायद इरादे से हैं कि वो भी डिवोर्स लेना चाह रही हैं, सेपरेट होना चाह रही हैं। लेकिन मुझे इस बात समझ नहीं आता, ये इतने अमीर लोग हैं, ये अच्छा लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते? भाई वो आज़ादी चाहते हैं ना। नहीं, आज़ादी चाहते हैं, नहीं, अच्छे lawyers नहीं, भी लॉयर कर रहे जो हैं। अच्छा केस करे। देखिए, वो एक वकील था जिसने ओजे सिम्पसन को, यानी सारी दुनिया को बताया कि ओजे सिम्पसन के बारे में, यानी क्लियर था, उसके ग्लव साइड से डीएनए मिला, लेकिन उसको भी उसने यानी फारिग कर दिया। द ग्लव डजंट फिट, यू मस्ट एक्विट। नहीं, I don't तो know, I don't think अगर लॉयर बहुत जबरदस्त है तो divorce काले को laws सफेद थोड़े कर सकता है। डिफरेंट हैं लॉयर्स के। हम वापस आज़ादी, रियल 14 अगस्त की आज़ादी पे आ जाते हैं। 14 अगस्त की आज़ादी पे तो हम स्टार्ट करेंगे। हम में तो कोई मौजूद नहीं था, ऑब्वियसली हम सेकंड जनरेशन अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, थर्ड जनरेशन एक्चुअली। हाँ, तो एक जनरेशन जिसने हिजरत की या जो आज़ाद हुई, हाँ, फिर उनकी औलाद जो हमारे पेरेंट्स वाली, और फिर हम हैं। तो जिन्होंने हिजरत की, उनके अगर कोई कहानियाँ किसी ने सुनी हैं इमिग्रेशन के हवाले से, ख़ासकर जो कि ट्रैवल करके इंडिया से पाकिस्तान आए, या जो इंडिया में रह गए, या जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद थे, उस वक्त क्या हुआ था? 14 अगस्त की रात थी, उससे एक दिन पहले, एक दिन बाद की क्या सिचुएशन थी? इफ़ समबडी वांट्स टू स्टार्ट। एक जनरेशन इंडिया से पाकिस्तान आई, दूसरी जनरेशन इंडिया जो पाकिस्तान से बाहर गई, और फिर तीसरी जनरेशन और बाहर निकलना चाहती है। हाँ, ये तो है बहरहाल। खैर मेरे पास नाना बताया करते थे, उनकी काफ़ी सैड स्टोरी थी, जिसे कहेंगे ना सैड स्टोरी। तो वो स्टूडेंट लीडर थे उस वक्त भी अलीगढ़ में, स्टूडेंट जो मुस्लिम लीग की यूथ वो थी, उसके वो हेड भी रह चुके थे कायद आज़म अलीगढ़ में। और कायद आज़म के साथ भी उनके काफ़ी काम रहे हैं। तो वो जोश जज्बात में ना वो पाकिस्तान आ गए थे। उनकी काफ़ी ज़मीनें थी वहीं पर, उनके अब्बा हयात थे और उनके 2 बच्चे थे वहाँ पर और एक बीवी। तो वो जैसे ही आज़ादी मिली तो वो पहली ट्रेन से पाकिस्तान आ गए थे, और उन्होंने सोचा था कि सब पेपर वर्क फाइल करा के बाकी सबको ही बुला लेंगे यहाँ पर। अब हुआ ये, जब ये कश्मकश हुई थी, इसमें ब्यूरोक्रेसी जो इनकी जो मसले हुए थे, उसके बाद वो पेपर वर्क अगले 10-20 साल तक नहीं हो पाया था।
तो ना वो इंडिया जा पाए थे, ना वो अपनी फैमिली को इंडिया से पाकिस्तान बुला पाए थे। तो दादा ने पाला था उनके बच्चों को, और फिर उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान आके दूसरी शादी की थी और यहाँ पर एक अलग फैमिली रेस की थी। 20 साल बाद जब उनको वीज़ा मिला था तो उन्होंने ख़त लिखा था अपने वालिद को कि मैं आ रहा हूँ। और वो ख़त पढ़ के जो उनके वालिद थे उसी रात खुशी से हार्ट फेल हो गया था उनका इंडिया में। और फिर जब वो पहुँचे थे तो फिर वो नहीं मिल सके थे अपने बाप से। तो वो लेके गए अपनी फैमिली को उधर? नहीं, उनकी फैमिली 20 साल हो गए ना, वो वहाँ पर रहते हैं। वो उनकी शनाख्त इंडियन थी, और यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली रेस हो रही थी और एक वहाँ पर इंडियन फैमिली रेस अच्छा, हो रही ये थी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका जो यार हमें सबसे याद पहले आया। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं तो बड़ा सैड हो गया यार, इसने क्या कहानी बताई है, तो इट्स वन फॉर द मूवीज। ये वाकई में मूवी बनने वाली है इस पे। और मुझे यकीन है कि ये एक अकेली कहानी नहीं होगी, क्योंकि बेतहाशा कहानी है। इससे मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा याद आया। जब 1947 में ये हुआ था, और ये हो रहा था कि ऐसा थोड़ी था कि 1947 में 14 अगस्त 15 अगस्त को जब आज़ादी हुई वन डे, तो दे वर लाइक आधे लोग इधर आधे उधर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग माइग्रेट कर रहे थे, है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग बांग्लादेश से आते थे, दिल्ली होते हुए, राजस्थान से होते हुए वहाँ जाते थे, है ना। ये एक प्रोसेस चल रहा था। बिहार की आप देख लें, बिहार से बंगाल गए थे, बंगाल जब फॉल हुआ था फिर उसके बाद फिर कराची आए थे। कराची आए तो शायद वो बहुत, खैर उसका वो लंबा प्रोसेस है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 1947 में जो लोग वहाँ गए थे, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपका, इंडियन लॉज जब बन रहे थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना थोड़ी था अभी, तो उसका प्रोसेस में था, तो बहुत सारे ऐसे थे जो वहाँ मुस्लिम्स गए थे जो पाकिस्तान, तो यहाँ वो खाली हो गए उनके घर मकान, तो इसमें आबादी बढ़ने लगे वो लोग जो वहाँ से लोग आए थे हिंदूज। अब ये हुआ कि वो वहाँ गए और 2-4-6 महीने में वापस आ गए फॉर वट एवर रीज़न, कि उन्हें समझ में नहीं आया, या वहाँ सेटल नहीं हो पाए, या लीगली उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं हो पाए वो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और वट एवर। So they came back. They were like, or maybe they thought कि this is not the place where we can survive. Probably our roots are back there. So वो वापस आए, तो वो बहुत क्रिटिकल हो गया था। तो फिर वो गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम क्या करें। तो आई थिंक इस पे बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशंस हुए थे पार्लियामेंट में कि अब भाई साहब इनको कौन सी नेशनैलिटी दी जाए, मतलब आपको दी जाए क्योंकि आप थे एंड नाउ यू कमिंग बैक टू। सो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, आई डोंट नो वैसी स्टोरीज कितनी होंगी। ये कितने आए थे? 20,000 आए थे, और अगर हम 15 मिलियन ने माइग्रेट किया, लेट्स से 8 मिलियन अगर इंडिया से पाकिस्तान आए होंगे, तो उनमें से 20,000 आए। बिगेस्ट लैंड माइग्रेशन नेग्लिजिबल है जो रिटर्न है वापस जो लोग आए हैं। हाँ, बट स्टिल अच्छा, फन फैक्ट इसमें कि जो कॉस्ट आप मूवी की बात कर रहे थे, तो नाना पे एक मूवी भी बन चुकी है। क्योंकि उनकी जो फिजिकलिटी थी, वो शक्ल थी, कायद आज़म से मिलती थी। तो कायद आज़म पे एक मूवी बना रहे थे जिसके लिए उनको कास्ट किया था, लेकिन वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई थी बस, नहीं तो हमारा करियर बन चुका होता, हमारा करियर बन चुका होता। पर आपको चाहिए कि बायोग्राफी आप लिखना शुरू करें यार, एटलीस्ट एक आर्टिकल। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज जो हमने अपनी फैमिली में नोटिस करा है, आई एम श्योर सारी फैमिलीज ने नोटिस करा होगा, नोबडी वाज फ्रॉम द वर्किंग क्लास बैक इन द डेज। वो ज़मीनें ओन करते थे, खेती बाड़ी होती थी, एंड वहाँ से उनके घर बार चलते थे। बिल्कुल सही बात। आई एम टॉकिंग अबाउट जब ये राजा महाराजा वाला, वो जो नवाबों वाला वो दौर चल रहा था, जो एरियाज़ पे वो कॉन्कर करे होते हैं, एंड देन अगेन दे वर विद द ब्रिटिश, है ना, उनसे वो जो भी सिस्टम उनका था चलता था। तो व्हाट आई नोटिस इज़ कि मेरे जो वालिद साहब के दादा थे, तो ही यूज्ड टू प्रोबेबली वर्क विद वन ऑफ दी नवाब्स, और दी वो उनके जो भी पैलेस था या उसमें वहाँ काम करते होंगे, या जो भी उनकी अर्निंग थी जहाँ से भी। सो एज सच उनकी कोई फिक्स्ड अर्निंग नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि ज़मीनें, खेत वगैरह उनको दिया करते थे वो लोग, राइट। आज़ादी हुई 1947 में, उसके बाद चीज़ें अलाइन होने लगी। सो नाउ यू कैन नॉट ओन लैंड इन एकर्स, राइट। राजा ने आपको दे दी, लेकिन वो राजा ही में तो खैर ऐसा नहीं हुआ। ये लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के हुए थे जिन्होंने बड़ा इंडिया को फायदा दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा उल्टा हुआ था। हमारे यहाँ, अच्छा, हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो पाकिस्तानी मूवमेंट जो चल रही थी उसके अंदर बहुत ढेर सारे ये फ्यूडल्स जो है ना मिल गए थे, एंड बिकॉज दे सॉ कि इनको कितना बेनिफिट होगा फॉर देयर ओन पर्पसेस। उसमें कुछ होंगे जेन्युइन भी, लेकिन बहरहाल एक इट इज़ सजेस्टेड, एक्चुअली क्लेम्ड के दे फाइनेंस्ड एंड दे वर्क बिकॉज दे wanted to get something out of it. तो जब पाकिस्तान बन गया
तो उनकी अपनी ज़मीनें उनके पास रहीं, उनकी ज़ाती मलकियत बन गई, जितने भी गोरों से मिली, एकर्स में जो एकर्स जो हिंदू छोड़ के गए थे वो भी कब्जा कर लिया, वो भी कब्जा की उन्होंने, और बहुत ढेर सारे उनको मिली। और अब वो आज उनके ख़ानदान, उनकी डायनेस्टीज़ मौजूद हैं जो पूरी पॉलिटिकल एलीट बन गई है हमारे कंट्री की, एंड दे कंट्रोल द इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑल द यानी लेजिस्लेशन। जमींदार जो थे वो अब बदमाश बन गए हैं। अब आप देख लें पीपल्स पार्टी के हेड पे, मुस्लिम लीग के हेड पे, इवन अब जो इलेक्टेबल्स जिनको हम कहते हैं, जो गो स्विच पार्टी टू पार्टी, वो किस बेसिस पे इलेक्टेबल्स हैं? बिकॉज दे आर फ्रॉम दीज बैकग्राउंड्स वेरी, और हर कोई चाहता है कि उनके साथ मिले। तो ये तो खैर एक बड़ी ये वन ऑफ दोज थिंग जो हमने डिस्कस करनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने के बाद जो आउटकम्स जो हुए, जो नहीं होने चाहिए थे, वो ये था कि वी फेल्ड इनिशियली कि लैंड रिफॉर्म्स को कर सकें, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल साइड। बहुत ज़्यादा ये बैकग्राउंड थॉट प्रोसेस भी लोगों का बहुत चेंज हुआ। आप देखें इसकी कोशिश तो की गई थी लैंड रिफॉर्म की, भुट्टो ने भी की थी, आई थिंक लेकिन ज़िया ने भी कुछ, दे वर ऑल डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू बेनिफिट, मतलब अपने लोगों को नवाजना, और दूसरी मतलब आप अगर सिंध में चले जाएं तो जितनी बड़ी फैमिलीज़ हैं, मैं यानी अगर इकबाल भाई को नहीं पता तो वहाँ पे वो कहते हैं कि ट्रेन के अंदर आप बैठे ना तो आप कई स्टेशन आ जाते हैं और एक फैमिली की ज़मीन ख़त्म नहीं होती। यानी आप एक पॉइंट पे अगर खड़े होंगे तो as far as your eyes can see, वो आपको वही ज़मीन उस फैमिली की नज़र आएगी। ये कहानियाँ आती हैं ना कि अंग्रेज़ बहुत खुश हुआ किसी से और अंग्रेज़ ने कहा घोड़ा दौड़ाओ और एक सर्कल करते हो, और जब तक से सूरज ग़ुरूब होगा तो जो ज़मीन तुम्हारा घोड़ा जिसका अहाता करेगा वो तुम्हारी ज़मीन है। आयरनी ये है कि ये जो लोग जो पाकिस्तान के अब आजकल ठेकेदार बने फिरते हैं, दीज पीपल गॉट दोज, ये जितना भी लैंड है मिला उनको, गोरों को सर्व करके मिला, उनकी खिदमत करके, उनके लिए या तो उन्होंने अपने लोगों को मारा, उनके साथ लड़के, उनके खिलाफ लड़के, या उनको नवाजा, यानी गोरों के लिए कुछ ना कुछ या तो स्पाइंग की है या उनकी मुखबरी की है या कुछ भी पर्सनल ओन बेनिफिट्स, और उनके आशीर्वाद जिसको कोट एंड कोट कहते हैं वो लिए इन्होंने, एंड दे आर मिंटिंग ऑफ ऑफ इट। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक डार्क साइड डेफिनेटली है कि जो अच्छा, उसका जो दूसरा पहलू जो हम देखते हैं इंडिया में जो हुआ, तो जैसे परदादा वगैरह वैसे थे, तो ऑब्वियसली दादा भी उसी में पले बढ़े थे कि ज़मीनें हैं, खेत वगैरह हैं, खाना पीना चल रहा है हमारा। इट इज़ व्हेन आज़ादी के बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में आपके वो चल रहा था कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, यहाँ क्या हुआ, लैंड रिफॉर्म्स आने लगे। सो एकर्स में आपकी ज़मीनें नहीं हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने बाय डिफ़ॉल्ट आप पे ये लागू कर दिया कि आप सबके पेपर्स दिखाइए हमें, देयर इज़ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट फॉर दिस टू मॉनिटर। अब नाउ जो आदमी इतना लर्नेड नहीं था, इतना कॉन्टैक्टफुल नहीं था कि कहाँ से क्या अपने काम करा लेता, ही लॉस्ट हिज प्रॉपर्टी, है ना। तो उस जनरेशन में ये वेकअप कॉल आई, कहते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम कुछ बना दो, कि कम से कम, क्योंकि तालीम वहाँ से शुरू हुई। सो आई थिंक वो 50-60s का जो फेज़ था अगर आप देखें तो वो काफ़ी ऐसा था कि एजुकेशन की तरफ फिर लोग भागने लगे अपने बच्चों को लेके। सो इवन एन इलिटरेट मैन वुड बी लाइक नहीं, मेरा बच्चा कुछ बन जाए। यही चीज़ पाकिस्तान में साउथ की तरफ हुई थी, कराची में, क्योंकि जब सब वहाँ से आके यहाँ पर उनका कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कहा एक ही तरीके से, और जो ऊपर सब ने ज़मीनें खाली थी जो पहले से पाकिस्तान में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं ताकि ये कुछ बन सकें। वही अच्छा, ये था पे चल रहा है। इसमें ये भी हुआ कि जो तुमने स्पेशली बड़ी अच्छी बात, वो मतलब इंटरेस्टिंग थी कि एक इमिग्रेशन का ये वाला पहलू भी था। एक तो इमिग्रेशन की ये वाली कहानी थी कि कितना खून खराबा हुआ है, मतलब आई थिंक इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, यानी तारीख के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम में इतना खून बहाया गया हो, विच वाज नॉट डन बाय एन ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियल आर्मी, दिस वाज सिविलियंस ने एक दूसरे को मारा है, कत्ल किया है, यानी दे पिक्ड अप आर्म्स। वो ठीक है, वो पोलिटिसाइज था, वो यूज़ हुए, वो सारी अपनी जगह मिलिशियाज बने, बट ये आप कह सकते हैं कि किसी आर्मी ने इतना कत्ल वारदात नहीं किया, कोई World War I और World War II नहीं हुई थी। और इंसान भी जानवर हो सकता है, इंसान भी जानवर हो सकता है, बिल्कुल। मतलब गवर्नमेंट इधर काम करी थी कि लोग नहीं मारेंगे दूसरे को, हाँ। और लोग अपोज करते हैं गवर्नमेंट को कि हम तो मारेंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने इसमें नहीं किया। ब्रिटिश जो थे उन्होंने तो अपने फौजी वापस भेजना शुरू कर दिए, और एक वक्त आया कि एक फौजी कहता है कि हम पता नहीं एक 100 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर हम लोग सिर्फ 200 फौजी हैं जो पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ था
कि जो पाकिस्तान के हिस्से में जो फौज आई थी, क्योंकि वही ब्रिटिश आर्मी थी जो कि स्प्लिट हुई थी इंडिया पाकिस्तान की साइड पे, तो दे वर रिफ्यूजिंग ब्लेटेंट ऑर्डर्स जो भी उनको मिल रहे थे कि यार आप वहाँ पे जाके पहुँचे, वहाँ पे फ़ोन हो रहा है, वहाँ पे फ़ोन हो रहा है. सो दे वर ट्राइंग टू नॉट टू यानी फॉलो दोज ऑर्डर्स. बट ये है कि जो कहानियाँ सुनने में आती हैं उसको तो बेतहाशा लिखा गया है, दोनों साइड से लिखा गया है कि जब महाजरीन आ रहे थे इंडिया से तो पूरी पूरी ट्रेन्स जला दी गई बच्चों को, और स्पेशली पंजाब की साइड से तो बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पे सिख कम्युनिटीज़ के जो लोग थे वो जो उनको ये वरगलाया गया कांग्रेस की तरफ से या जो भी उस वक्त इंडियन जो भी लीडरशिप थी कि तुम अगर ये करोगे तो हम तुम्हें भी रिकग्निशन देंगे और तुम्हारा भी कुछ बन जाएगा इसके तहत, तो यू गो एंड यू डू, तुम लॉयल्टी शो करो. तो वो उन्होंने बढ़ चढ़ के, और जो कहानियाँ आती हैं इसमें वो ये आती हैं कि लोग जो दिहाइयों से डेकेड्स से एक साथ रह रहे थे, एक ही गांव के थे, एक ही मोहल्ले के थे, वो जानवर बन वो गए, एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया है. अच्छा, ये कहा जाता है ट्रेन एक जगह से स्टार्ट होती थी और जब दूसरी जगह भरी हुई लोगों के साथ और बीच में जो उनके साथ जो भी होता था तो पहुंचती थी, तो एक्सेप्ट द ड्राइवर कोई भी नहीं बचता, कोई नहीं बचता था, सब लाशें खून और कुछ इंस्टेंस में सिर्फ बच्चे इन्फेंट्स बचते थे. लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ भी इसी तरह से वो कहते हैं कि मुसलमानों ने रिटेलिएशन डेफिनेटली हुआ और हमारी अनफॉर्चुनेटली इक्वली कहेंगे हम. क्या ये रिटेलिएशन नहीं, मेरा सवाल ये है क्या ये रिटेलिएशन था या दोनों चीजें चिकन हम मौजूद थे, कोई कह नहीं सकता उस टाइम पे क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक हम किस साइड पे होते, क्या कर रहे होते, हमें खुद नहीं पता. मैं कहूंगा इक्वली ब्लेम्ड है, दोनों साइड इक्वली ब्लेम्ड है, किसी का वो नहीं है कि इसने क्या यानी किया. बस खून उस तरफ से ज्यादा भाई क्योंकि इमिग्रेशन वहां से ज्यादा हुई थी. लेकिन अगर हम बोलें कि क्राइम के अंदर, तो हमारी तरफ से भी जो पाकिस्तान के अंदर जो पहले से मौजूद थे, खुद अदनान भाई से उस दिन बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनकी नानी ने उनको ये बात बताई कि वो क्योंकि वो तो पाकिस्तान साइड में रह रहे थे ना, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की, तो कह रहे थे कि हमारे गाँव में, उनकी नानी छोटी थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि हम एक ही मोहल्ले में हिंदू भी थे, सिख भी थे, पंजाब साइड से हैं वो, हम सब साथ पले बड़े, सब खेलते कूदते, सब कुछ करते. और बस कहती है मुझे बस ये याद पड़ रहा था कि एक दिन मैं सोई और दूसरी दिन उठी तो आग लगी हुई थी, आग जला दिया गया, तो फिर कोई भी नहीं था, मेरी दोस्तें वगैरह जो दूसरे मज़हब की थी वो मौजूद नहीं थी. तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बस हो गया. यानी कि रातों रात एक कौम उठी और उसने दूसरी कौम को ख़त्म कर दिया ओवरनाइट. किसी ने बहुत अच्छा कहा है इस बात पे कि जो हमें आई एम नॉट श्योर किसने कहा था, कहाँ हमने पढ़ा था, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुली सेड कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हेट, इट इज द एब्सेंस ऑफ लव. हाँ, यानी इट इज, मैं तो सोचता तो मुझे नहीं समझ आता कि उस फिनोमेना को क्या कहेंगे. मतलब कि आप अपने पड़ोसी के साथ रह रहे हैं, उस पड़ोसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बरसा दराज से आपके साथ रह रहा है और सिर्फ एक इवेंट होता है एंड यू चेंज ओवरनाइट. तो या तो आप पहले से कुछ और प्रिटेंड कर रहे थे या आपके अंदर कोई बुनियादी इंसानियत की कमी थी. और एंड लेट मी से दिस, यानी मैं अपना बात करूँ, आप लोग कह सकते हैं कि आप खुद को जो मुसलमान समझ रहे थे, आप यू वर नॉट अवेयर ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, जो है एक मुसलमान को किस तरह बिहेव करना चाहिए. चाहे उसके साथ उसके लोगों के साथ जुल्म हो रहा हो, वो पलट के वही जुल्म नहीं कर सकता. यानी मुझे आज मैं एक थ्रेड पढ़ रहा था, कायदे आज़म को जब ये ख़बर पता चली तो कायदे आज़म ने अपील की कि रिटेलिएशन नहीं की जाए, हमें नहीं रिटेलिएट करना. यानी ये तो मैं सिर्फ रिटेलिएशन वाली बात कर रहा हूँ, जहाँ पे खुद हो रहा था, खुद साख्ते तौर पे हो रहा था. ये खुद लोगों ने जिनको मौका मिला है कि यार इनको मार देंगे तो इनकी ज़मीनें मिल जाएंगी, इनका माल मिल जाएगा, इनकी दौलत मिल जाएगी और किसी के पता भी नहीं चलेगा, अकाउंटेबल भी नहीं होगा जो कुछ भी ज़ाया हुआ. तो उन्होंने वो भी चीज़ें की हैं. और ये भी था कि वहाँ पे अगर हमारे लोगों को मार रहे हैं तो हमारे लिए भी जायज़ हो गया कि मारो इनको, यानी दे जस्टिफाइड इट टू देमसेल्व्स. और जस्टिफिकेशन, लेकिन खौफ भी था कि जो देखिए आप उस जमाने में मीडिया नहीं था, खबरें आप सुनते थे, खबरें आपके पास ये आई कि सिखों ने खबर कहाँ से क्या आई और कहाँ से आई और क्या एक मिला, पूरा ट्रेन जो है मुसलमानों की उन्होंने कत्ल कर दिए, बच्चे मार दिए, औरतें मार दी हैं. आपके अंदर यानी गुस्सा आता है, बल्कि कई दफा हम वही इब्राहिम भाई ने कहा कि गुस्सा आना जायज है, लेकिन गुस्से को आपने चैनल अगर उस तरफ ही कर दिया जो उन्होंने करा है, तो फिर आप इब्राहिम भाई वही तो कह रहे हैं कि दीनी तरबियत, अगर आप ये देखें एक मुसलमान भाई का वही पॉइंट है, मुसलमान की जिम्मेदारी ये थी कि वो शेल्टर करता है अपने नॉन मुस्लिम नेबर को, बजाय इसके कि उसको मारता. कि अगर आप देख रहे हैं कि लोग
नॉन मुस्लिम पकड़ के मारे, तो आपने घर में पना दिया उनको कि आप मेरे पास रहे, मैं बचाऊंगा आपको। ये कहानी है, ये हुआ था बहुत जगहों पे, हुआ था कहानियां हैं। लेकिन देखें, and it's not just about Muslims, there were Hindu families who had also done it, Sikh families also who had done it. तो इंसान उस टाइम पे भी थे इंसान, because बाकी जो मार रहे थे उनको तो हम जानवर ही कहेंगे ना, because how can you have the audacity to actually, खैर वो कहानी किसी जो इंसानियत की कहानी है कि वो क्यों बताएंगे लोग, वो रिकॉर्ड भी लोगों ने नहीं की। लेकिन जो जुल्म है, जो इतना एक्सट्रीम चीजें, जो सीनिक ग्राफिक सीन्स थे, तो वो लोगों ने याद कर ली और लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो गए 70-80 साल के बाद भी। वो जो हुआ है ना उस जमाने में, उस एक खास जो पूरा इवेंट गुजरा है, दैट इंस्टिल्ड अ सीड ऑफ अल्टीमेट एक हेट्रेड जिसने पैदा कर दी है। लोग उसी चीज़ को याद करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डिवाइड है, एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करने का और एक दूसरे को उस तरह नहीं लेने का, कश्मीर इज़ वन बिग पार्ट, बट द अदर पार्ट इज़ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमिग्रेशन। यानी हमें मानना पड़ेगा कि हम उनको ब्लेम करते हैं और वो हमें ब्लेम करते हैं इक्वली, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वी बोथ हैड टू लूज़। यानी कि इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत ने जिस तरीके से किया है, इसके ऊपर जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ जिना, क्या कहते हैं, वहीद अहमद नेशंस वॉइस, उनका एक कोई किताब है वॉल्यूम 5 में, उन्होंने लिखा कि जब बिहार के अंदर मैसेकर शुरू हुए, 7,000 मुसलमानों को मारा, एंड दिस वाज एक्चुअली 1946, दिस इज़ बिफोर पाकिस्तान, बिहार के अंदर मैसेकर हुए थे। तो 7,000 मुस्लिम्स को मारा गया था। तो उस पर कायद-ए-आज़म ने लिखा था, ये बोला था, स्टेटमेंट दी थी, वाइल आई कैन क्वाइट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ ग्रेट प्रोवोकेशन and deep resentment among the Muslims of India. I wish to caution them that the retaliation or vengeance in Muslim majority provinces for what has happened in Bihar and is happening in other parts of India will be a terrible catastrophe. अगर आप retaliate करेंगे या vengeance में जाएंगे, and a blunder on our part, both morally and politically, and we shall be only playing in the hands of our enemies. यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग को इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान तो बना दिया था, बन गया था, लेकिन वो सवाल उठता है कि हम जिस चीज़ का क्लेम लेकर उठे थे कि हम इस्लामी रियासत मुमलिकत बनाना चाह रहे हैं, वर वी रिप्रेजेंटिंग एट दैट टाइम कि एक आइडियल सिटीज़न को क्या होना चाहिए, एक इस्लामी रियासत का एक मुसलमान को किस तरह होना चाहिए, और वर वी रेडी फॉर सच ए स्टेट कि हम उसको क्लेम कर सकें। हम उस वक्त ना हम मॉरली उस वक्त तैयार थे, हमारी मॉरल्स आपके सामने हैं कि एक बहुत बड़ा तबका नहीं तैयार था, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जिसने अपने रवैये से ये जाहिर किया कि दे वर जस्ट इन इट फॉर सम अज़बियत। कोई आपकी अज़बियत थी जिसने आपको इसके ऊपर कहा कि नहीं मैं ना कि एक ट्रू एक फेथ इन गॉड वाला जो सिचुएशन होती है कि नहीं मैंने एक इस्लामी रियासत बनानी है, मुसलमानों को जहाँ पे एक सच्चा मुसलमान बन के रह सके। उनका तो फॉर श्योर कह सकते हैं जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आए थे, सब कुछ हाँ चलो वो तो इमिग्रेशन के अंदर थे, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले, नहीं उसमें भी हम फॉर श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक और चीज हुई है, ऐसा थोड़ी था कि वाघा बॉर्डर पे वो आपको वो ऐसे ये खड़े हुए थे, एक्सक्यूज मी सर, दिस साइड और दैट साइड। नहीं मैं नहीं कह रहा कि वो मैं कह रहा कि उनके जो वो थे अज़म था, उनके वो जो मकासद थे वो नेक नियति वाले थे, क्योंकि एक आदमी अपना घर छोड़कर आ रहा है, ठीक है, छोड़कर आया, लेकिन nobody likes leaving their house, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, someone is forced to be out, और मुझे ये बात का बिल्कुल वी हैव टू, मतलब वी रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जिन्होंने सेक्रीफाइसेस की वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कि आपको वो तारीख याद आ जाती है जो हिजरत करने वाले थे, जो करते थे कि सब कुछ छोड़ दिया, बड़ी बड़ी ज़मीनें छोड़ दी, घर मोहल्ला छोड़ दिए, और बहुत ही कम परसेंटेज होगी ऐसे लोगों की जो विलिंगली ये कर रहे होंगे। हाँ जाहिर बात है, मतलब पीपल, आपको अगर मैं कहूँ कि यहाँ घर छोड़ के यहाँ चले जाएं, यहाँ आ जाएं, तो nobody would do that। यार देखो हम नहीं, लोग तो मैं कि जो लोग छोड़ कर गए हैं वो उन्होंने एक इस्लामी रियासत हाँ ड्रीम देखा था, they had this motive कि हम गए हैं और उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन देखिए लोग जो है ना जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे, लोग उधर रह जाएंगे, अगर उधर से घर से निकाला है तो किसी और रियासत में जाकर बस जाएंगे। वो क्यों पाकिस्तान क्यों गए, वो उस तरफ क्यों गए? और बल्कि आज़ादी के काफी देर बाद भी लोग आते रहे, तो वो क्यों आए? वो सारी मुशक्कत उठाई और उधर जाकर कैंप्स में रुके, उधर उनके बलोच रेजिमेंट जो फंस गई थी इंडिया में आज़ादी के बाद, तो वो ट्रेन पकड़े हिमालयस गई थी, उसके बाद नेपाल गई थी, फिर चाइना से क्रॉस करके फिर पाकिस्तान आई थी। वो इसमें हाँ ये मैं ये कहूँगा कि जो तुमने बात उठाई बहुत वो सही है। Obviously people were aiming for a higher principle, they were going for a higher cause,
वो कॉज था जो कि मोटिवेट कर रहा था लोगों को इतनी बड़ी सेक्रीफाइस देने की, बट दैट वाज स्टिल अ सेक्रीफाइस। वो फिर भी कुर्बानी तो थी ना, यानी कुर्बानी मुश्किल थी बट कुर्बानी थी फॉर हायर पर्पस। अब वो उनके जहन में तो यही था कि हम जा रहे हैं एक ज़बरदस्त इस्लामी रियासत के अंदर जहाँ पे जिसके लिए हमने कुर्बानी दी है और फ्रीडम, विच इज़ वाई आई कंसिडर इट इवन मोर बिटर स्वीट ऑन देयर पार्ट कि वो जब आए हैं और जब वो सब कुछ पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ है, ये हमारे ऊपर एक सवाल निशान बनता है कि वे हैव वी, यानी वो उनको भी महसूस होता होगा, उनकी औलादों को भी महसूस होता होगा जो उस नज़रिए के तहत आई थी, और जो पाकिस्तान में रहने वाले उनको भी महसूस होता होगा कि जिस मकसद के लिए हमने ये सब कुछ किया था और इतना खून बहा था, ये खून ज़ाया तो नहीं होना चाहिए। यानी कुर्बानी दी थी ना, कुर्बानी को ज़ाया तो नहीं होनी चाहिए, यानी इट शुड नॉट एवर गो इन वेन। और इस पर डॉक्टर इसार अहमद का एक बड़ा ज़बरदस्त इस पर उनका वाक़या है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यानी जितनी बड़ी कुर्बानी हमने जो दी थी पाकिस्तान बनने के वक्त, वो लोगों को उसका अंदाज़ा ही नहीं है। यानी तुमने अपने घर की एक कहानी सुनाई है, कितनी ख़वातीन औरतों की इस्मत दराजी हुई है, कितनी, मतलब एक की हो जाए तो आप बोलेंगे ना कि क्या बड़ा जुल्म हुआ है। लाखों के अंदर अगर आप कह लें कि दोनों साइड पे इस तरह हज़ारों में चले हुई, और फिर वो सिखों ने ले लिया, उन्होंने उन्हीं की औलादें हो रही हैं, पूरा घर उसके अंदर टूट गया, उजड़ गया। स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज मौजूद है। मेरी दादी ने तो द प्राइस वाज वेरी हाई, द प्राइस दैट वी पेड इज टू हाई, यानी इट्स वेरी हाई। और शायद आज़ादी के लिए ये कीमत अदा करनी हो, लेकिन आपने उसके बाद करा क्या उस सब चीज़ का, ये असल में उस चीज़ को बिटर बना देती है। बिटर स्वीट क्या, यानी दिस इज व्हाट मेक्स इट, लुक बैक यू आर लाइक कि हाँ, मतलब क्या, ऑब्वियसली वी फील अशेम्ड एंड वी फील गिल्टी के इतना सब कुछ हमने पे किया और हमने हासिल किया क्या इसके बाद। शायद हम कुछ अचीव कर लेते तो शायद हमें ये होता कुछ तो जस्टिफिकेशन होती ना कि यार अपने आप वो वाली कौम अगर उठकर आए, अब वो लोग जिन्होंने जाने दिए अगर वो आज जिंदा होकर आए, वो बोले कि यार हम लोग तो वही बता रहे हैं, हम लोग थर्ड जनरेशन है ना, तो हम तो पैदा ही आज़ाद हुए, हमें तो उसकी कदर ही नहीं पता। हमें कदर नहीं पता। नहीं, आप थर्ड जनरेशन है, तभी आप यूएस कनाडा भाग रहे हैं। सही बात है, सही बात है। अब हासिल वैसे बहुत कुछ हुआ है। अगर हम हासिल होने के लिए हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान का अभी और इंडिया में क्या मुसलमानों की हालत चल रही है, तो आप देखेंगे कि कम से कम हम अपने दीन को आज़ादी के साथ उस पर अमल कर सकते हैं। देखिए हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन ये बेयर मिनिमम नहीं हम, और हमारा देखिए हम लोग देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर है, हमारी फाउंडेशन हमारी जो रियासत की है वो शरीयत पर है, हमारा आइन शरीयत पर है, लेकिन बात ये कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो मैं ये कहता हूँ कि अर्ली डेज, अभी बहुत टाइम बाकी है। अब थर्ड जनरेशन में कई दफ़ा चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं जनरेशन में शायद आपको उसके फल मिले। हम क्यों बेसब्रे हो रहे हैं? और मैं की बात नहीं मैं तो समझता हूँ कि इस जो है ना कि 27 रमजान को हमारी रियासत वजूद में आई, इसके अगर 27 रमजान 26 मैच भी नहीं आ रहे, 27 जो भी तारीख थी रमजान की थी, इसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली एक सिंबॉलिक चीज होगी। ये सारी इमोशनल जो आपकी बातें हैं ना, हम रमजान में हमें आज़ादी मिली और 27 रमजान को आज़ाद हुए और पाकिस्तान को कोई नहीं तोड़ सकता, और रोजा रखा हिंदुस्तान में, वहां जाके हमने ये सारी बातें हमने भी बचपन में सुनी है। ये एक सोई कौम को मजीद सोने सुलाने के लिए अच्छा है। तुम टेंशन न लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अपने घरों में रहो, बहुत फिट रहो, क्योंकि तुमने रमजान में तुम्हारा मुल्क रमजान में बना था। दिस इज व्हाट वी टोल्ड। और आज तक हमने ये सुन के क्या किया है, अगर कुछ नहीं होना होता तो बांग्लादेश भी अलग नहीं होता, हुआ, मुल्क टूटा। आप बांग्लादेश को बीच में क्यों लाता है? अच्छा भाई, तुम साला गरीब लोग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्या वो पाकिस्तान नहीं था, वो भी तो हमारा पाकिस्तान मुल्क है। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर हम इसी खाम ख्याली में पड़े रहेंगे और इसी एक फैंटेसी के अंदर पड़े रहेंगे, मैं चलो फैंटेसी आई विल नॉट कॉल इट, मिला हमें रमजान के अंदर, ये कौन सी गारंटी है कि आपको कुछ नहीं होगा? अगर आपने अपने मकसद से इनहराफ किया तो ये तो किसी इस्लामी किताब कुरान में नहीं लिखा कि तुमको निकाल के बाहर नहीं कर दिया जाएगा उसी तरीके जिस तरह तुमसे पहले कौमों में किया था। आपको कुछ नहीं होगा, किसने कहा ये? मैं वही बोल रहा हूँ ना, कहा किसने? जो नहीं कहा किसने? ये जो आप जो बातें कर रहे हैं ना, वही बातें करते हैं। किसी ने ये कभी नहीं कहा। तैमूर भाई, I'll take you to your point। आपने थोड़ा पीछे मेरा पॉइंट ये था कि आपने जो फाउंडेशन रखी है एक अच्छी चीज, आपने वो फाउंडेशन किस बेसिस पे रखी? आपने वो फाउंडेशन एक अच्छी बुनियाद पर है कि इस इस्लामी बुनियाद रियासत बनाने के
फाउंडेशन के ऊपर आपने बिल्डिंग नहीं बनाई अभी तक से, तो ये आपकी गलती है ना। आपकी गलती है, मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन बना सकते हैं आप बिल्डिंग, ऑफ कोर्स बिल्डिंग बना सकते हैं, रोम वाज नॉट मेड इन वन बिल्डिंग डे। बन सकती है, लेकिन ये कहना कि ओए बिल्डिंग नहीं बनी थी, देखें अगर आप रोते नहीं, देखिए आप रोते रहेंगे, देखिए मैं रोते रहा हूँ, देखो मैंने पीएचडी नहीं की अभी तक से इतने साल, मैं 30 साल का हो गया हूँ, अब ये उस रोने की जगह मैं दूसरी चीज ये कर सकता हूँ, मैं अप्लाई करना शुरू करूँ, मैं आज आप सोचें कि आपने आगे क्या करना है। मैं तैमूर भाई की बात का शॉर्ट कर देता ये हूं, हुआ, मैं वो समझ गया, हुआ। आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपकी बात शॉर्ट कर देता हूं। आप ये कह रहे हैं कि हमने एक फ्री इस्लामिक नेशन ऑन आवर प्रिंसिपल्स बनाने की कोशिश की और इसलिए आज़ादी ली, वी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर इट। नाउ क्या वो सैक्रिफाइस जायज़ है उसके लिए, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। कि कितने लोग मौत हुई, क्या आपको ये ज्यादा जरूरी है कि इस्लामिक हुकूमत बनाना है या वो बच्चे ये कभी भी हमारे पास ये नहीं था कि आप ये करने के लिए इतने 10 मिलियन मरवाने होंगे, ये तो उस दिन हुआ। नहीं, हाँ, ये बाद में हुआ है, बंद तो उससे पहले क्या था, लेकिन हमने तो एक अच्छी मूवी भी नहीं बनाई इस पर। अच्छा मेरी बात सुने, अच्छा मेरे ख्याल में हम लोग तैमूर भाई जो बात करने जा रहे हैं, तैमूर भाई जो बात कर रहे हैं, देखो ऑब्वियसली बनाना है और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाता, एवरीबडी वांट्स टू डू इट, लेकिन वो उस वक्त होगा जब हम रियलाइज करें कि हम कहाँ गलत हुए हैं। आर वी मूविंग टुवर्ड्स दैट और आर वी मूविंग अवे फ्रॉम इट? हम ये तो पहले बात करें ना। मैं यहाँ पे आके दुनिया की जो भी बंदा बोले कि नहीं हम उस मकसद से दूर हुए, नहीं आप ये बात ही ना करें, आप बात करें कि आपने करना क्या, भाई वेयर डिड वी गो रॉन्ग, जो जनरेशन जिसने बनाया था वो क्यों उसमें फेल हुई, आप उसको समझे, स्टडी करें एंड देन यू सी व्हाट यू हैव टू डू। मैं आपसे लेकिन मैं एक और बात, दूसरी बात एक बार मुझे पूछने दें, आप बाद में बीच में आ जाए, वापस आ जाए, सेकंड बात आप वापस आ जाए ना, बाद में वापस आ जाए। मैं सॉरी, मैं आपको माजरत करता कलामी की। देखिए क्या होता है हमारे हर दावत में, क्या होता है हर दावत में, हम बिरयानी, निहारी, नान, मीठे भी कुछ होते हैं, टिक्का बोटी भी होती है, लेकिन लोग बैठकर जो है ना पाकिस्तान की, यानी हमारे पास इकोनॉमिस्ट भी हैं, मुर्रिख भी हैं, सियासतदान भी हैं, सारे पाकिस्तान के मसाइल तभी तो कहते हैं पहले आपने घबराना नहीं है। कभी किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि ये एक सोल्यूशन, ये तो अब जब कोई बंदा कहता है ना सोल्यूशन की बात करो तो कि प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लें, प्रॉब्लम क्लियर है, प्रॉब्लम हमारे पास। देखिए प्रॉब्लम जो है वो तो इतनी दफ़ा डिस्कस हुआ है, वो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारे सारे टीवी शोज पर डिस्कस हर दिन होता है। मैं आपसे कोई ये बंदा ये नहीं बताता अच्छा बिजली का प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन किसी को नहीं देता। इंजीनियर पहली बार टीआरपी नहीं लाके देता, पॉलिटिशियन आपको टीआरपी लाके देता है, इसलिए आपको सोल्यूशन नहीं मिलता। मेरी बात सुनिए तैमूर भाई, आपकी बात हो गई, आपने प्रॉब्लम अपनी शेयर कर ली जी, आप बताएं। हाँ देखें भाई, कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप सोल्यूशन, प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात ही नहीं हो रही। हम ना प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं ना हम सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, हम एक फैक्चुअल इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत बड़ा फैक्चुअल इवेंट हुआ था, जिसकी बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई, और हम ये देख रहे हैं कि हमने उससे अभी तक क्या हासिल किया है, अभी तक हमने व्हाट हैव वी गेन्ड और लॉस्ट फ्रॉम इट, बस इतनी सी बात हुई है। अभी मैं कोई पाकिस्तान के मसले मसाइल यहाँ खोल के नहीं रख रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि व्हाट डिड वी एक्चुअली स्ट्राइव फॉर, और अभी तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक। हाँ हमने पहुँचना है, अगर नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम जवाबदेह हैं, अल्लाह के सामने भी जवाबदेह हैं, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको तो हम कोई शक्ल दिखा ही नहीं सकते वैसे भी। तो एक तो ये पार्ट। दूसरी बात जो आपने की इकबाल भाई, कि आपने कहा कि कुर्बानी आयत जायज़ है नहीं है। देखिए अगर आप मुझसे एक दिन पहले पूछते ना, 13 अगस्त को कोई भी जाके पूछता, कायदे रखता कि इतने लोगों का खून बहेगा और इतनी जाने और इतने लोगों को जिंदा जलाया जाएगा और इतनी औरतों को रेप किया जाएगा और ये होगा, इस कीमत में हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं, तो वो कहते कि मैं साइन करूंगा। नॉट जस्ट वन पॉइंट, दिस इज नॉट वन पॉइंट। आपको मौत लग रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल पॉलिटिकल सिनेरियो। 204 मिलियन मुस्लिम्स इंडिया में भी हैं, 216 मिलियन पाकिस्तान में हैं इस वक्त, है ना। बांग्लादेश में अगेन 200-300 हैं। सो माई पॉइंट इज, इट इज लाइक जैसे पहले भी मैं कह चुका था, अगेन इट विल गो टू द सेम पॉइंट। नहीं मैं उस पॉइंट पे नहीं आ रहा। मैं 10 में से 7 बच्चे हिंदू हैं, 3 मुसलमान हैं। आपने कहा नहीं मुसलमानों को अलग जाना है, आपने एक बच्चे का हाथ पकड़ा और चले गए और एक बच्चा यहीं छोड़ दिया। नहीं देखिए ब्लड शेड की बात हो रही है, नहीं वो अलग बात है। थे ही नहीं ना, अगर वो अलग ब्लड शेड की वो अलग थी। अच्छा तैमूर वी विल स्ट्रेट टुवर्ड्स दैट पॉइंट। हम फॉर कॉन्टेक्स्ट अगर कोई नाज़रीन सुनना चाहते हैं 23 मार्च की एपिसोड सुन लें, उनको पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ कि अगर ब्लड शेड हुआ था, nobody was anticipating it, nobody was expecting it, I agree, वो उसके बाद I am not talking about blood shed होने से पहले आपको उसके नजरिए, आप कह रहे हैं 1946 में बिहार में जो हुआ, राइट, क्यों हुआ?
क्योंकि वी डोंट नहीं, अब वो खैर वो Muslims were पॉलिटिकल a बात चली minority जाएगी ना, तो एक यही majority those were में- the points जिसने पुश किया मुसलमानों को मजीद उस तरफ जाने के लिए कि यार ये हम हाँ, इस बर्दाश्त तो नहीं कर आज़ादी- सकते। सही है या गलत है, दैट इज अ लॉन्ग डिबेट, हाँ, वो लेट्स नॉट गेट talk इन है। देयर। तो Because बहरहाल वो वही है अब ना कि अब मैं इसमें बिकॉज हमारे तैमूर भाई, पास अच्छा ठीक है, छोड़े, एक चलो इंडिया एक पाकिस्तान कहानी छोड़े, आई है immigration एक की बात आज। बताएं, हम कोरिया ही बना देते हैं, नहीं। सब सीधे सीधे चलेंगे, सेम हेयर स्टाइल, सेम हाँ। लोग, सेम सब कुछ, क्या ख्याल है? ये अच्छा आइडिया। और हिस्ट्री भी ऑर्डर कर लेते हैं। कुछ नहीं, हमारी मर्जी जो लिखा जाएंगे लिखेंगे। बिल्कुल, कोरिया में मैंने गाय होती है कोरिया में, नहीं ये नहीं कभी बनाएगा कोरिया में गाय। वो ये किम नहीं, जोंग साहिवाल वाले उनका नहीं जो है बनाएंगे। दूध वो निकालते हैं। सिर्फ के पॉप होता है कोरिया में। हाँ, सिर्फ के पॉप होता है। अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा था कि और भाइयों के पास अगर किसी के पास कहानी है या नहीं, आई डोंट नो, हमारी भी मैं ये बता रहा था कि मेरी दादी के पास वैसे कई कहानियाँ थी। उन्होंने एक बताया कि उनके गांव की एक औरत थी, वो बताती थी कि 7 बेटे थे उनके, और वो जब इंडिया से इधर आई तो 7 को कत्ल कर दिए एक एक कर उनके सामने। बल्कि वो उन्होंने अपने बच्चों को मतलब नहर में फेंक दिया कि बचाने के लिए, लेकिन उधर से निकाल कर उनको मार दिया, और एक एक को उन्होंने कहा कि मैंने 7 लाशों को मैंने दफनाया। तो बहुत ही बल्कि बचपन में मैंने ये सुना, साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, और मेरे दिमाग में बहुत ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने बचपन में सुनकर मेरे लिए शॉकिंग थी कि इस तरह के, और ये इस तरह की कहानियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ इस तरह की कहानियाँ जो आई थिंक हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है जो कुछ हुआ। हमारी दादी भी ट्रेन से ही आई थी सफ़र करके पाकिस्तान, और उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कहानी डिटेल में तो नहीं उन्होंने ज़्यादा डिस्कस की, लेकिन यही था कि हमारे ताया और बड़ी फुप्पी थी, वो बहुत ही छोटी थी, गोदों में थे दोनों। तो वो वही कहती हैं कि मैं उनको जब भी गुजर रहे होते थे किसी प्लेटफॉर्म जगह से, पता चलता था कि भाई यहाँ पे आ रहे हैं और वो मारने के लिए, तो मैं इनको छुपा लेती थी, अंदर डाल देती थी, नीचे कर देती थी उनको फुल लपेट के कि इनकी आवाज़ ना आ सके, कहीं से पता चले। फिर हम गुजर ही आते थे उससे, और फिर थोड़ा सुकून आता था, फिर ऐसे सुनने में आता था। तो बस इसी तरीके से सफ़र अल्लाह अल्लाह करके पूरा। फिर खैर ये भी था कि जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद पहुँची तो बहुत अरसे तक उस जनरेशन ने, बल्कि उसकी जो आने वाली वो उन्होंने रेफ्यूजी कैंप्स में वक्त गुजारा। फिर उन्होंने जो उस वक्त कहते हैं कि वो क्वार्टर्स बने थे, क्या कहते हैं, लिविंग क्वार्टर्स बनाए गए थे जो कि कच्चे बिल्कुल थे, उसके अंदर बहुत अरसा टाइम गुजारा। हमारे ताया और पुप्पी वगैरह कहते हैं मैट्रिक भी और इंटर भी उन्होंने उसी में किया। फिर उसके बाद पक्का घर जो है ना वो बाकायदा बना। लेकिन उस वक्त के लोगों ने सिर्फ ये कुर्बानी भी नहीं दी थी, बल्कि वो कहते हैं कि जब वो आए हैं तो हर किसी को उस वक्त ये राइट था, जो भी माइग्रेट कर आ रहा था, कि उसको एक ज़मीन का हिस्सा मिलेगा जिस पर अपना घर बना सके। बहुत से लोग हैं जो कि बड़ी तादाद जिन्होंने नहीं ली, और बहुत से लोग जिनको मिली भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उन्होंने कब्जा कर लिया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि यार ये जिंदगी भर किराए के मकानों में रहे, हाँ क्या कहते हैं, ले लो, मौका आया हमारे पास। तो अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मौके का गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन कुर्बानी देने वाले भी थे, उन्होंने कुछ शिकायत भी नहीं की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा ठीक है यार, मुल्क की खातिर ये भी बर्दाश्त मैं कर करता हूँ लेते उनके बिहाफ से सारी शिकायतें। मैं बैठा हुआ हूँ अपने पुरखों की शिकायतें लेके, जो है मैं तो मुगलों की भी शिकायतें लेके बैठा हुआ हूँ, किस तरह हमारा एम्पायर छीना हमारे हाथों से। पहले प्राइम मिनिस्टर की 160 एकड़ ज़मीन थी, और उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान में आकर उन्होंने उसके एक भी एकड़ का, एक भी किनाल का उन्होंने मुतालबा नहीं किया, बस उधर रहेगी। और मेरे जो परदादा थे, हम लोग पहले आगे थे, यानी मेरे परदादा 1918 वगैरह के दौरान तकरीबन आगे थे, आज़ादी से बहुत पहले आगे थे, लेकिन उनकी भी ज़मीनें उधर थी और उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये प्रोसेस बहुत बुरी तरह से हुआ, ये जो पार्टीशन का, और बहुत से क्लेमेंट्स दोनों तरफ थे। आपको पता है इंसाइक्लोपीडिया की जो ऑफिशियल बुक्स थी A to E F पाकिस्तान चले गई, G to Z जो है इंडिया रह गई, कटलरी थी, चमचे इधर चले गए, It wasn't the land which शराब was to सारी be इंडिया चलेगी। और बल्कि ये भी मैंने सुना कि जब पाकिस्तान बना तो इतनी कम रिसोर्सेज थे कि कायद आज़म ने कहा कि जो क्लर्क्स थे कि आप जंगलों में चले जाएं और तिनके लेकर आए, फाइलों में जो है ना एज जो पिन क्या डालते हैं, बुकमार्क। हाँ, उसके असल में जो बात रिसोर्सेज बहुत कम तैमूर थी। ने जो बात की, मेरे ख्याल में पॉजिटिव नोट पे अगर हम लेकर आए, और हम अपनी एपिसोड काफ़ी हो गई है हमारी, ऑब्वियसली बहुत ढेर सारी कहानियाँ और बड़ी डिस्कशन हो सकती है कि जब पाकिस्तान बना था ना, तो उस वक्त हर कोई यही कहता था, और ये भी सुनाया जाता है कि इवन इंडियन साइड थी, जो कांग्रेस साइड थी, वो ये कहती थी कि ये तो थोड़े दिनों चलेगा, मुल्क चल नहीं सकता।
ये 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा, 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, ढीठ लोग हैं वो। ठीक है ना, ये नहीं सर्वाइव कर सकता। एंड वो किसी वजह से ये बात कर रहे थे, उनको पता था कि जिस तरीके से रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है, वो इस बात को सामने रखते हुए डिवाइड किया गया है कि सर्वाइवल इश्यूज वहाँ पे सिवियर किस्म के हो जाएं कि दे कोलैप्स। एक रियासत हमने सुना है कि कायदे आज़म आल्सो डिडंट एग्री टू दिस पार्टीशन, दिस आइडिया ऑफ पार्टीशन। वो तो एक अगला मसला है, वो इसका चर्चिल को मैं जो है चर्चिल को जलील करने के लिए मुझे पूरी एपिसोड चाहिए एक पूरी। सही। तो साद भाई के लिए वो बड़ा पेंटअप है उनका, बड़े उनको वो एक पूरे चर्चिल पे कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। तो खैर वो तो मैं कहना ही चाह रहा था कि जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हमारे हाथ में आनी थी वो हमें नहीं मिली, ना आर्मी सही तरीके से डिवाइड हुई, ना पैसा सही तरीके से डिवाइड हुआ, ना बाकी रिसोर्सेज हमें सही तरीके से मिली। बहुत अच्छा, कम। पहली जंग कब हो गई है दोनों के बीच में? 48 में हुई थी कश्मीर वाली। हाँ, तो 48 में ही जंग हो गई, मतलब 40 इमीडिएटली जंग हो गई। और वो भी सिविलियन से लड़ी। हाँ, अच्छी खासी तादाद सिविलियन, कोई फौज थी नहीं आपकी यार, क्या थी, वो गोरे थे, वो लड़ते नहीं थे आपके बिहाफ पे। खैर मैं ही कहूँगा कि देखने की कदर उसी वक्त होती है जब आदमी अंधा हो जाता है, बोलने की कदर उसी वक्त होती है जब आदमी गूंगा हो जाता है। तो इससे पहले आज़ादी आपकी खुदा ना खास्ता छीन ली जाए और वापस गुलामी में जाएं, आप इस आज़ादी की कदर करें और कुछ बनाएं इससे, बस। सही बात है। जबरदस्त। माइक ड्रॉप। माइक ड्रॉप। मैं वैसे यहाँ एक कोट पढ़ना चाह रहा था चौधरी रहमत अली का, आपको पता ही होगा उनका 1933 में उन्होंने पैम्फलेट जारी किया था, नाउ और नेवर शैल वी लिव और डाई और पेरिश फॉरएवर, और पाकिस्तान का नाम पहली दफ़ा, और इवन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वो स्टेट का मुतालबा पहली दफ़ा उन्होंने किया था। तो उनकी एक कोट है, इसमें जो आई थिंक इसके मकसद को, जो पाकिस्तान के मकसद को काफ़ी क्लियर करती है। Our religion and culture, our history and tradition, our social code and economic system, our laws of inheritance, succession and marriage are fundamentally different from those of most peoples living in the rest of India. The ideas which move our people to make the highest sacrifices are essentially different from those which inspire Hindus to do the same. These differences are not confined to broad basic principles. Far from it, they extend to the minutest details of our lives. We do not interdine, we do not intermarry. Our national customs and calendars, even our diet and dress are different. बहुत अच्छी बात की तैमूर भाई आपने। Yes, this is true. Yeah, these were the one of the many यानी factors जो contribute किया। खैर मेरी एक अपील है कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम चेंज कर दिया जाए। मतलब अब कौन बोलता है फारसी, कौन बोलता है? मतलब आप सीखे ना यार, आप नहीं तो क्यों सीखूं? मतलब आपकी उर्दू में फारसी भी है। नहीं, उर्दू है लेकिन उर्दू जब ज्यादा एडवांस होती है तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि नेशनल एंथम जो है अच्छी बातें करके एंड में आके तुमने जो है ना वो भंडी मार दी। ये गलत, प्योरली उर्दू में होना चाहिए। मिली नहीं, मेहदी हसन वाला रखें। प्योर उर्दू कोई चीज नहीं होती। प्योर उर्दू के अंदर फारसी के अल्फाज हैं, प्योरली जो अभी मैं उर्दू बोल रहा हूँ, जिसको मैं उर्दू समझता हूँ, जो हमारी जो है ऑफिशियल किताबों में होती है, उस उर्दू में जो है मेहदी हसन से कहें। अच्छा, तुम कल को बोलोगे अल्लामा इकबाल की जितनी फारसी शायरी उसको उठा के फेंक दिया जाए, जिससे इतना ज्यादा आइडियोलॉजिकल आपको मिलता है। आप ट्रांसलेट करके पढ़ लेना, वो तो रोज सुबह असेंबली में थोड़ी है ना। एक पूरी आपकी कौम में सुबह उठती है, स्कूल जाती है, और वो एक ऐसी जबान में आपका नेशनल एंथम पढ़ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रही है। आप तो समझाएं उसको और उसको सिखाएं। ये अच्छा, कुरान पढ़ रहे हैं आके अब बोलो, बंदे को बोले कि यार तर्जुमा ही में पढ़ो। कुरान तो अरबी में आया है ना, कुरान एक होली बुक है। आपका कोई वो आपका एंथम होली एंथम नहीं है कि मैं तो इसको चेंज ही नहीं कर सकते। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं 2/3 मेजॉरिटी आने के बाद। ये तो एकदम तारीख है, उसके बाद एफिलिएशन है। अब आप झंडा बदल सकते हैं, कोई एक लीडर बदल सकते हैं। आप 2/3 मेजॉरिटी, आप 100% मेजॉरिटी लाएं असेंबली के अंदर। आप करारदाद पेश करें कि झंडा जो है मेरे ख्याल से तो परफेक्ट झंडा है, लेकिन अगर किसी को लगता है और अच्छा कर सकता है वो करे। मैं आज तक के जो है ना अभी भी इनके मूड में हूँ, वो लाल वाला झंडा कोरिया से ले आया आप। लाल वालों को तो मार मार के निकाला है हमने यार, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ कि एक रीज़न हो सकती है कि पाकिस्तान की शायद कौमी तराना चेंज हो जाए। बहुत बड़ा इवेंट होना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ 2-4 और मुमलिकतें शामिल हो जाएं, तो आप उनको एकोमोडेट करने के लिए फिर आप एक नया बनाएं, मज़ीद इस्लामी रियासतें आपके साथ शामिल हो जाए, एक बड़ी रियासत बन जाए, तो फिर ठीक है, समझ आता है कि यार हाँ, अब यू आर नॉट जस्ट पाकिस्तान, यू आर मोर देन दैट। वैसे इसके चांसेस काफ़ी हैं। अभी हम जो अनेक्स करने जा रहे हैं अफगानिस्तान, ऐसा अच्छा, तो उसके बाद वैसे ही हमारे एक यार लोग गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानियों को सारे, पता नहीं क्यों
अफगानियों से भी सुनने को मिल रही है हमें। इस बहरहाल पे एक अलग एपिसोड है, ये इसमें ना मिला है। बहुत ढेर सारी वैसे वो कौन है, इकबाल बानो का है ना, हम देखेंगे वो नेशनल एंथम फिल वक्त रख सकते हैं लोगों में, कुछ तो वो होगा कि यार क्या यार हर बंदा पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है अपने एजेंडे के लिए कि जैसे उसके मैं लिए तो कहता हूँ जुनून से नहीं, जज्बा जुनून होना चाहिए। आज़ादी तो मिल गई ना, जज्बा जुनून। चले ठीक है, मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों साथियों का बहुत शुक्रिया। हमने एक सरसरी तौर पे जायज़ा लेने की कोशिश की 14 अगस्त के इवेंट्स जो लीडिंग इवेंट्स थे। मुझे एक शेर पढ़ने दें। मिली नहीं है ये अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाख दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। इसको थोड़ा सा हमें ऑटो ट्यून करना पड़ेगा एडिटिंग के अंदर, क्योंकि शेर आपने पढ़ दिया है लेकिन ये तकरीर लग रही थी मुझे। अच्छा हाँ, लेकिन चलें, गुड एफर्ट। साहिल वाल गो फुल ऑन आए आज हमारे पूरे शो में, आपने अच्छा रिप्रेजेंट किया है एंड इंशाल्लाह यू विल बी इनवाइटेड अगेन। तो तैमूर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा जल्दी में होता हूँ, आप असल में काट देते हैं फौरन इसलिए मैंने आपको तो जिस तरीके आपने आपके साथ देखा नहीं, जानबूझ के आपको लाल वाला माइक दिया। बिल्कुल लाल वाला दिया, और मैं जब भी बोलने की कोशिश करता हूँ ये काट देते हैं, इसलिए मैं जो पॉइंट में बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ भाई आपका, आपने बड़ी दर्द भरी एक ही कहानी थी लेकिन उसने सबको ही ख़त्म कर दिया। मैं ज़्यादा रुलाना नहीं चाहता। हाँ, तो आई होप, लेकिन और इकबाल भाई हमेशा की तरह लास्ट टाइम की तरह आपने फिर हमें टाइम दिया और अपना ऑनर टू बी विद पॉडकास्ट चॉक। थैंक यू। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हम आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आपको सिर्फ इस रंग में ना देखें पाकिस्तान इंडिया। हमारा भी वो नहीं है, आप कोई और इशू पे आके बात करें यार हमसे। हाँ, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको किसी अच्छे टॉपिक, क्योंकि आप बड़े सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ बनती है इस पे हम करेंगे। फिर वही बात हो जाएगी, आलू नहीं होना, मतलब फिर वही बात, बिल्कुल फिर वही बात, यानी जो चीज पता है कि पाकिस्तान में अच्छी है उसके ऊपर तुम नहीं, आलू और अंडा नहीं होना चाहिए। वो अंडा कौन डाल रहा है, कौन? मुझे रिपोर्ट चाहिए, आपसे 100% मुझे आज नाम चाहिए। कैसे बिरयानी में डल सकता है, अल्लाह वाला, यानी अजीब ही बात है। अच्छा, आलू जो है ना किसी भी सालन में डले ना तो उसका वो नमक खींच लेता है, तो बिरयानी के तो नमक कम हो जाता है जब आप आलू डालते हैं, और फिर वो आलू सख्त हो जाता है। यार ये मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली बोला चाहिए आलू चिकन बिरयानी बनी। साहिवाल वालों से सुनना पड़ेगा बिरयानी किस तरह। साहिवाल की गाय की निहारी में बना के खाऊंगा और इंशाल्लाह ये मेरा जो है ना भाई, वो साहिवाल से जो गाय चल के आती है ना कराची, तो वो मस्कुलर इतनी हो जाती है कि उसका गोश्त जब निकलता है तो आपको जावेद निहारी जब मिलती है उसकी। तो मैं आलू वाली बिरयानी आलू वाली बिरयानी का मैं बहुत प्रो हूँ, आई एम प्रो आलू, क्योंकि हमने अच्छी बिरयानी खाई है दोनों। आलू वाली बिरयानी आपने खाई है, मतलब अगर आप कराची आएंगे तो यू विल बिकम अ बिलीवर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मैं भी वहीं से हूँ, मैं कहता हूँ आलू वाले काम नहीं, बोला ऐसी आलू की जगह बोटियां डाल दें, वो बोटियां भी होती हैं, दोनों बोटियां डाल देना, कॉस्ट कटिंग है, प्योरली कॉस्ट कटिंग में ऐसे ही आलू डाला है। होता है बोटियों का अपना टेस्ट। पुलाव वर्सेस बिरयानी कोई डिबेट नहीं है, क्लियर विक्ट्री है बिरयानी की, कोई डिबेट नहीं। पुलाव वेज नॉन वेज होता है, बिरयानी नॉन वेज वेज नहीं होती, वो एक होती है। वेज कौन सा होता है? मटर का पुलाव वेज होता है। वेज वाला पुलाव तो मैंने आज तक बिरयानी या तो आपकी चिकन की हुई, गोश्त की होगी, फिश की नॉट एक्सेप्टेबल। चिकन हराम है खाना नहीं, फिर ये अलग मसला है यहाँ पर। बिरयानी पे एपिसोड होगी, बिरयानी होती है बड़े के गोश्त की। और ठीक है, अभी मेरे ख्याल में हमने काफ़ी बात कर ली है। तो हमारे जो लिसनर्स हैं उन सबको आई होप कि यू एंजॉयड आवर एपिसोड ऑफ सीज़न 4 फर्स्ट एपिसोड। अपने कमेंट से हमें ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा फेवरेट बिरयानी भी बता दीजिएगा, और कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ डू रीच अस ऑन। सॉरी अगर कोई बात कुछ ऐसी निकल गई हो जो किसी को, यार गालियाँ तो पढ़नी है, फिर भी आप कुछ भी कहें पढ़ेंगी गालियाँ। जो कुछ आज हमने फिर वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को हमने टच किया थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ वी आर ऑल रेडी, वी आर इम्यून टू इट नाउ। चलिए टैग कर करके गालियाँ दीजिए, अगर दिल खोल के गालियाँ दीजिए, कोई मसला नहीं। बहरहाल क्या कहते हैं, हम लोग हर जगह मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, यस, रेडिट। यू कैन रीच आउट टू अस एनीवेयर एंड इंशाल्लाह विल रिस्पॉन्ड। स्पॉटिफाई पे हैं हम लोग। हाँ, क्यों, कब से नहीं है, हम हर जगह हैं, आप ढूंढेंगे हम निकलेंगे वहाँ से। तो बहरहाल अंटिल नेक्स्ट टाइम, सलाम फ्रॉम द चौक।